Good morning, students. Welcome to all of you in today's English class. Today's topic is future indefinite tense interrogative sentences. आज का टॉपिक है future indefinite tense का interrogative sentences. Let's start. आइए शुरू करते हैं. सबसे पहले हम जानेंगे टेंस और टेंस में सेंटेंस के प्रकार. टेंस और टेंस में सेंटेंस के प्रकार, जैसा कि पिछले क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं, जिससे किसी कार्य के घटित होने का सही समय पता चलता है उसे टेंस या काल कहा जाता है. जिससे किसी कार्य के घटित होने का सही समय पता चलता है उसे टेंस या काल कहा जाता है. ये 3 प्रकार का होता है. टेंस कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है. पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस. पास्ट टेंस अर्थात भूतकाल, प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्तमान काल, फ्यूचर टेंस अर्थात भविष्य काल. सभी टेंस, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये सभी टेंस 4 प्रकार के होते हैं. पास्ट इंडेफिनिट, देखिए पास्ट को अगर हम लोग डिवाइड करें तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. इसी तरह से प्रेजेंट और फ्यूचर भी इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में डिवाइडेड होते हैं. इनको भी 4 भागों में बांटा गया है. टेंस को विस्तार से समझने के लिए हमें उसके हर भाग को बारीकी से समझना होगा. अन्य सभी टेंस की तरह ही फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य भी 4 तरह के होते हैं, जो कि नीचे दिए गए हैं. सकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. आज के इस क्लास में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के नियम के बारे में विस्तार से जानेंगे, जो इंग्लिश में वाक्य बनाने में आपको मदद करेंगे. सर्वप्रथम शुरुआत करेंगे हम लोग डेफिनेशन से. तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की डेफिनेशन ये है: डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस इन द कमिंग टाइम और इन द फ्यूचर. वह वाक्य जिससे किसी काम का भविष्य में होना मालूम हो तो वह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होना कहा जाता है. भविष्य में समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को फ्यूचर टेंस के अंतर्गत अनुवाद किया जाता है. फ्यूचर टेंस क्या है? फ्यूचर टेंस क्या है? किसी कार्य के भविष्य में संपन्न होने का बोध होता है लेकिन समय निश्चित नहीं रहता है. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहा जाता है. इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. अगर सिंपल फ्यूचर टेंस लिखा है, आप समझिए कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात हो रही है. पहचानेंगे कैसे? मुख्य विषय यह है, पहचानेंगे कैसे. तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गेगी आदि प्रयोग होता है, या जिस हिंदी वाक्य की मूल क्रिया के अंत में गा, गेगी इत्यादि लगा रहे तो समझिए ऐसी क्रिया का अनुवाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है. अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस 4 प्रकार के हो गए: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव. देखिए अफर्मेटिव में समझिए वह स्कूल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल. यह अफर्मेटिव सेंटेंस है. वह घर नहीं जाएगा, वह घर नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो होम. ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? निगेटिव हो गया. तुम कहाँ रहोगे? वेयर विल यू लिव, वेयर विल यू लिव. यह क्या हो गया? प्रश्नवाचक हो गया. तुम स्कूल क्यों नहीं जाओगे? यह प्रश्नवाचक नकारात्मक, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया. ऊपर दिए गए उदाहरण में वाक्यों के अंत में गा, गेगी लगा हुआ है और इससे भविष्य में सामान्य रूप से कार्य होने की अभिव्यक्ति हो रही है. अतः ऐसे वाक्यों को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होना कहा जाएगा. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य में हम कुछ समय सूचक क्रिया विशेषण, टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे नेक्स्ट डे, डे आफ्टर टुमारो, टुमारो, ऑन मंडे, ऑन 3 मई आदि का प्रयोग किया जाता है. इसके बारे में डिटेल्स में क्लास में चर्चा हम लोग करेंगे. अभी समझते हैं कि नियम, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नियम. तो सकारात्मक वाक्य जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उनका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस सेल और विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी जो मूल रूप होता है, बेस फॉर्म होता है, प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर. इसी तरह से नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस सेल और विल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर. इसमें सब्जेक्ट और
सब्जेक्ट के बाद शैल या विल लगाएंगे। शैल या विल जो हेल्पिंग वर्ब है, इसे मॉडल एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, जिसके बारे में डिटेल्स में हम अगली क्लासेस में समझेंगे। तो शैल और विल जो हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा दिया जाता है। इसको कहीं इधर उधर नहीं लगाना है नॉट को। नॉट को हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके बीच में नॉट को लगाया जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट और अदर का प्रयोग होगा। इसी तरह से जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं, आज का जो टॉपिक है इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डिटेल्स में समझते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो होता है दो प्रकार का होता है। आपने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा, फ्यूचर टेंस में जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस था उसमें पढ़ा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी पढ़ा है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक तो वो उस तरह के वाक्य होते हैं जिनका आंसर आप हाँ या ना में दे पाते हैं, जिनका आंसर आप हाँ या ना में दे पाते हैं, और दूसरा उस तरह का वाक्य होता है जिसमें आप डिटेल्स में आंसर देते हैं प्रश्नवाचक शब्दों, प्रश्नवाचक वाक्यों में। जैसे यदि वाक्य क्या से प्रारंभ होता है, तो क्या से प्रारंभ होता है तो उसका आंसर आप हाँ या ना में दे सकते हैं। क्या तुम स्कूल जाते हो? हाँ या ना। क्या तुम स्कूल जाओगे? हाँ या ना। क्या तुम स्कूल गए थे? हाँ या ना। समझ रहे हैं आप? मैंने तीनों टेंस में, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तीनों टेंस में आपको उदाहरण बताया। तो ये हाँ या ना में जवाब मिलता है, उसका हम ट्रांसलेशन जब करते हैं तो वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो विल या शैल को सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। विल और शैल से शुरू करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। लेकिन यदि वाक्य में कब, क्यों, कहां, कैसे इत्यादि आता है, बीच में आता है, वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहां इत्यादि आता है, तो उसकी अंग्रेजी पहले हम शैल या विल के पहले यूज कर लेते हैं। जैसे कब, क्यों, कहां इत्यादि यदि वाक्य के मध्य में है तो इन शब्दों की इंग्लिश पहले लगाएंगे, उसके बाद विल या शैल लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब के बारे में आप जानते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब के बारे में बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है, कहीं कंफ्यूज नहीं होना है। किसी भी तरह का सब्जेक्ट हो, हम क्या यूज करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब फिर से एक बार आपको रिवाइज कराते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो होता है सिंपल फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका प्रयोग होता है? शैल या विल का प्रयोग होता है। शैल का प्रयोग सामान्यतः हम आई और वी के साथ, जबकि अन्य सब्जेक्ट के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे? विल प्रयोग करेंगे। हालांकि शैल और विल के प्रयोग में कुछ बदलाव कर दिए गए हैं, लेकिन यदि किसी वाक्य के संदर्भ से प्रतिज्ञा, दृढ़ निश्चय, आज्ञा, निषेध, आवश्यकता इत्यादि का भाव हो तो आई और वी के साथ विल का और अन्य के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। समझ में आया होगा आपको यह बात? सिंपल सी बात है कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। आई और वी के अलावा ही, शी, इट, करण, अर्जुन, राहुल, सोनिया, रीता, गीता के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। हालांकि शैल और विल के प्रयोग में बदलाव आ गए, और यदि कहीं पर दृढ़ निश्चय हो, प्रतिज्ञा हो, आज्ञा हो या निषेध हो तो आप इसको जस्ट उल्टा करके आई और वी के साथ विल कर देंगे और अन्य के साथ शैल कर देंगे। इसके अलावा एक बात बताया जाता है आपको कि मॉडर्न इंग्लिश में किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप विल का प्रयोग करेंगे स्पोकन में तो कोई आपको गलत नहीं बोलेगा, लेकिन किसी के पूछने के लिए अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और आई और वी के साथ तो शैल का प्रयोग करना ही करना है। यानी आप विल का प्रयोग सब जगह कर सकते हैं, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि मैंने शैल कर दिया तो गलत हो गया, विल कर दिया तो गलत हो गया। कुछ नहीं, सब कर दीजिए, सब चलेगा, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में सब कुछ समझ में आ जाता है। मतलब यह है कि यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ पूछा जाए तो शैल का प्रयोग जरूर करिए। एग्जाम्पल में देखिए,
मैं कल यहाँ आऊंगा, आई शैल कम हियर टुमारो। यहाँ आई के साथ शैल का प्रयोग किया गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम लगाई गई है, आई शैल कम हियर टुमारो। तुम अपने मित्रों की सहायता करोगे, यू विल हेल्प योर फ्रेंड्स, यू विल हेल्प योर फ्रेंड्स। यहाँ पर यू के साथ विल का प्रयोग किया गया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी गई है। एक चीज और, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कल के लिए क्या प्रयोग करेंगे, यस्टरडे या टुमारो? टुमारो का प्रयोग करेंगे। किस चीज का? टुमारो का प्रयोग करते हैं। ये तो बचपन से ही लोग जानते हैं, एक बार रिवाइज करवा रहा हूं। अभी देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर दो प्रकार का हो गया। एक उस तरह के वाक्य जिनका आंसर हम हाँ या ना में देते हैं, दूसरा उस तरह का वाक्य जिसका आंसर हम डिटेल्स में देते हैं। हाँ या ना में आंसर देने वाले वाक्य जो होते हैं, उनका अगर हिंदी वाक्य हम देखेंगे तो क्या से प्रारंभ होता है, उसका स्टार्ट कहाँ से होता है? हिंदी वाक्यों का प्रारंभ क्या से होता है। जबकि जिन वाक्यों का प्रश्नवाचक शब्द बीच में होता है हिंदी वाक्यों में, उनका ट्रांसलेशन जब करते हैं तो हम उन प्रश्नवाचक शब्दों को प्रारंभ में लगाते हैं, उसके बाद विल और शैल लगा करके, सब्जेक्ट लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। अभी आपने तीनों सेंटेंसों का अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, अभी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्लास है, इसलिए अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कंपैरिजन करते हुए स्टडी करेंगे हम आज। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर का यूज किया जाता है। निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर का यूज किया जाता है। यहाँ पर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म और सहायक क्रिया के बीच में नॉट का प्रयोग किया जाता है। नकारात्मक वाक्यों में, नेगेटिव सेंटेंसेस में सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में नॉट का प्रयोग किया जाता है। नॉट को कहीं और मत लगाइएगा, अन्यथा ट्रांसलेशन गलत हो जाएगा। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हिंदी के जिन वाक्यों का प्रारंभ क्या से होता है, उस पे हेल्पिंग वर्ब विल या शैल से ट्रांसलेशन किया जाता है। विल और शैल को प्रारंभ में लिखा जाता है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा करके ऑब्जेक्ट एंड अदर का प्रयोग किया जाता है, यदि आंसर यस और नो में है। और अगर प्रश्नवाचक शब्द मध्य में है हिंदी वाक्य के, प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्य के मध्य में है, तो प्रश्नवाचक शब्द को प्रारंभ में प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल और शैल का प्रयोग किया जाएगा, फिर सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप लगा करके, ऑब्जेक्ट लगा करके कंप्लीट कर दीजिए। आइए कुछ उदाहरणों से समझते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए, आई, इसमें एक लाइन में ही आपको कई एग्जाम्पल मिलेंगे। आई के बाद क्या यूज करना है, विल या शैल? शैल, नियमतः तो शैल का ही प्रयोग करना है। तो आई शैल रीड, आई शैल रीड। वी शैल रीड। यू विल रीड। दे विल रीड। ही विल रीड। शी विल रीड। राहुल विल रीड। रीता विल रीड। करण एंड अर्जुन विल रीड। इसमें क्या देखा है आपने? इसमें आपने ये देखा कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग हुआ, अन्य के साथ विल का प्रयोग हुआ, एक चीज। दूसरा, सबसे पहले सब्जेक्ट आया, उसके बाद विल या शैल आया, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड अदर सेंटेंसेस के रेस्ट ऑफ द पार्ट्स का प्रयोग यूज कर दिया गया, उनको फिक्स कर दिया गया। बहुत आसान है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सभी तरह के सेंटेंसेस को समझना, बहुत ही आसान है, आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा देखिए, अब हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस का एग्जांपल से समझेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आई देखिए, निगेटिव सेंटेंस हमने स्टार्टिंग में बताया स्ट्रक्चर में कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे। तो आई शैल नॉट रीड, आई शैल नॉट रीड। वी शैल नॉट रीड, वी शैल नॉट रीड। यू विल नॉट रीड, they will not read. He will not read. She will not read. Rahul will not read. Rita will not read. Karan and Arjun will not read. उम्मीद है आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। यदि किसी तरह का कंफ्यूजन है तो आप मैसेज करिएगा कमेंट बॉक्स में, कमेंट करिएगा, उसका आंसर आपको दिया जाएगा। अभी आगे हम लोग आज के टॉपिक वाले एग्जांपल्स पे आते हैं। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हिंदी के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी का जो प्रश्नवाचक वाक्य है उसका प्रारंभ क्या से होगा, तो उसमें क्या देखिए, विल शैल। शैल आई रीड, क्या मैं
पढ़ूंगा, शैल आई रीड। शैल वी रीड, क्या हम पढ़ेंगे, शैल वी रीड। विल यू रीड, क्या तुम पढ़ोगे, क्या तुम पढ़ोगे। विल दे रीड, क्या वे पढ़ेंगे। विल ही रीड, क्या वह पढ़ेगा। विल शी रीड, क्या वह पढ़ेगी। विल राहुल रीड, क्या राहुल पढ़ेगा। विल रीता रीड, क्या रीता पढ़ेगी। विल करण एंड अर्जुन रीड, क्या करण एंड अर्जुन पढ़ेंगे। अब देखिए ये समझ में आ गया। नेक्स्ट है जिसमें प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्य के मध्य में है, वहां पर हम प्रश्नवाचक शब्द को वाक्य के प्रारंभ में लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब शैल या विल लगाते हुए सब्जेक्ट लगा करके रेस्ट ऑफ द पार्ट्स सेंटेंस का जोड़ देंगे। वाई, वाई देखिए, वाई शैल आई रीड, मैं क्यों पढ़ूंगा, मैं क्यों पढ़ूंगा। प्रश्न अगर आता है, इसका ट्रांसलेशन करना है तो वाई शैल आई रीड, वाई शैल वी रीड, हम क्यों पढ़ेंगे, हम क्यों पढ़ेंगे। वाई शैल वी रीड। इसी तरह से यदि आए कि वाई विल यू रीड, वाई विल यू रीड, तुम क्यों पढ़ोगे, तुम क्यों पढ़ोगे। वाई विल यू रीड। वाई दे विल रीड, वाई दे, देखिए वाई विल दे रीड, वाई विल दे रीड, करेक्ट। वाई विल दे रीड, वे क्यों पढ़ेंगे। वाई विल ही रीड, वह क्यों पढ़ेगा। वाई विल शी रीड, वाई विल शी रीड। वाई विल राहुल रीड, वाई विल राहुल रीड। वाई विल रीता रीड, वाई विल करण एंड अर्जुन रीड। इसी तरह से व्हाट शैल आई रीड, व्हाट शैल वी रीड, व्हाट शैल यू रीड, व्हाट शैल यू रीड, सही नहीं। व्हाट विल यू रीड, व्हाट विल यू रीड। व्हाट विल दे रीड, व्हाट विल ही रीड, व्हाट विल शी रीड। व्हाट विल राहुल रीड, व्हाट विल रीता रीड, व्हाट विल करण एंड अर्जुन रीड। वेरी इजी, इट्स वेरी इजी। सबसे पहले प्रश्नवाचक वर्ड यूज किया, उसके बाद विल या शैल यूज किया, उसके बाद सब्जेक्ट यूज किया, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज कर दिया गया है। आइए कुछ और एग्जांपल से समझते हैं विल और शैल का। विल आई गो टू स्कूल, विल आई गो टू स्कूल सही है, लेकिन हम आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे, इसलिए शैल का ही प्रयोग करना है। तो शैल आई गो टू स्कूल, शैल आई गो टू स्कूल। शैल वी गो टू स्कूल, शैल वी गो टू स्कूल। विल यू गो टू स्कूल, विल दे गो टू स्कूल। विल ही गो टू स्कूल, विल शी गो टू स्कूल। विल राहुल गो टू स्कूल, विल रीता गो टू स्कूल। विल करण एंड अर्जुन गो टू स्कूल। क्या मैं स्कूल जाऊंगा, क्या मैं स्कूल जाऊंगा। क्या वे स्कूल जाएंगे, क्या राहुल स्कूल जाएगा, क्या वह स्कूल जाएगी, क्या रीता स्कूल जाएगी, क्या करण एंड अर्जुन स्कूल जाएंगे। इस तरह के सेंटेंस हैं, तो आप यह प्रयोग करके अनुवाद कर सकते हैं। इसी तरह से वाई शैल आई गो टू स्कूल, वाई शैल आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल क्यों जाऊंगा। वेन शैल आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल कब जाऊंगा। हाउ शैल आई गो टू स्कूल, हाउ शैल आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल कैसे जाऊंगा। इस तरह के अगर सेंटेंस हैं तो आप इनका ट्रांसलेशन इस नियम के अंतर्गत कर सकते हैं। आइए कुछ डिटेल्स में पढ़ते हैं हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कि टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन द फ्यूचर अनप्लान्ड है। अगर प्लान नहीं है तो इसका डिस्क्रिप्शन होता है। तो शैल विल, शैल और विल से प्रयोग स्टार्ट करेंगे हम सेंटेंस का ट्रांसलेशन। आई वी यू दे ही सी राहुल रीता करण एंड अर्जुन प्लस गो। शैल आई गो, शैल वी गो, विल यू गो, विल दे गो, विल ही गो, विल शी गो, विल राहुल गो, विल रीता गो। क्लियर, समझ में आ रहा है। विल राहुल गो टू दिल्ली टुमारो, विल राहुल गो टू दिल्ली टुमारो। क्या राहुल कल दिल्ली जाएगा, क्या राहुल
कल दिल्ली जाएगा। क्या राहुल दिल्ली कल जाएगा? इसका ट्रांसलेशन क्या करेंगे? विल से स्टार्ट करके राहुल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर टू दिल्ली टुमारो। शी शैल, देखिए रीता, रीता वेट फॉर यू, शैल रीता वेट फॉर यू, शैल रीता वेट फॉर यू, समझ रहे हैं? शैल रीता वेट फॉर यू। क्या रीता तुम्हारा इंतजार करेगी? शैल राहुल विजिट हिज फ्रेंड दिस इवनिंग, क्या राहुल आज शाम, क्या राहुल आज शाम अपने दोस्त के पास जाएगा? यूज ऑफ गोइंग टू इफ यू आर सर्टेन, यहां देखिए अनप्लान्ड है, अनसर्टेन है, तो हम इसका ट्रांसलेशन इस तरह से कर रहे हैं। यदि यह सर्टेन है तो सामान्यतः इसका प्रयोग हम गोइंग टू यूज करके करते हैं। तो आई एम गोइंग टू विजिट माई फ्रेंड दिस इवनिंग, आज शाम को मैं अपने दोस्त के घर विजिट करने जाऊंगा। अगर इस तरह का अनुवाद करना है तो हम लोग ट्रांसलेट करते समय सर्टेन में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ट्रांसलेशन का यूज करते हैं। इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। अभी का जो क्लास था वो आप लोग पढ़ते रहिए। नेक्स्ट आप देखिए, कुछ कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस को समझने की कोशिश करेंगे। यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो विल शैल का सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जब वाक्य में कब, क्यों, कहां, कैसे इत्यादि आता है तो उनकी अंग्रेजी पहले, फिर विल शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये आपको हमने बता दिया है। क्या हम बाजार जाएंगे? क्या हम बाजार जाएंगे? शैल वी गो टू द मार्केट, शैल वी गो टू द मार्केट। क्या तुम मुरादाबाद जाओगे? विल यू गो टू मुरादाबाद, विल यू गो टू मुरादाबाद। तुम अपने घर कब जाओगे? when will you go to your house, when will you go to your house। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाएगा? who will teach you English, ये मत कहिएगा अर्पी सर, ये बोलिएगा who will teach you English। राम कहाँ जाएगा? where will Ram go, where will Ram go। तुम किसको अपनी कलम दोगे? whom will you give your pen, whom will you give your pen। अब तुम्हारी कक्षा को गणित कौन पढ़ाएगा? who will teach maths, who will teach maths to your class now। करेक्ट? समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट है देयर में बी स्पेसिफिक कॉमन एरर दैट यू कमिट व्हाइल यूजिंग द सिंपल फ्यूचर टेंस, दीज आर यूजिंग विल और शैल इनकरेक्टली। देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस में कॉमन एरर्स जो होती हैं वो विल और शैल का इनकरेक्ट यूज होता है। इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। मुझे उम्मीद है यदि आप इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे तो ट्रांसलेशन में जीवन भर कोई गलती नहीं करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स people commit while writing in the simple future tense is the uses of will or shall. You need to understand that you are to use will for second and third form pronouns. You have to use shall for first form pronouns. Avoiding this mistake will be positive for you to write appropriate simple future tense sentences. सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट होता है यहां भी लोग गलती कर जाते हैं। यू नीड टू मेंटेन अ प्रॉपर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ड्यूरिंग अ फ्यूचर टेंस। इफ यू यूज द रॉन्ग सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट देन इट विल मेस अप योर इंटायर सेंटेंस। इफ यू यूज द सिंगुलर सब्जेक्ट विद अ प्लूरल वर्ब योर सेंटेंस विल बी रॉन्ग। यू मस्ट यूज द सिंगुलर सब्जेक्ट विद अ सिंगुलर वर्ब एंड वाइस वर्सा टू राइट योर सेंटेंस परफेक्टली। आज के क्लास में टुडे हमने क्या सीखा? आज के क्लास में हमने सीखा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, यह डिटेल से उदाहरणों के साथ सीखा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्यों को इंग्लिश में बदलना सीखा और जाना कि इस टेंस का इस्तेमाल हमें कब और किस प्रकार करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। स्ट्रक्चर को समझ करके ट्रांसलेशन करना सीखा, उदाहरणों से सीखा। उम्मीद है आपको यह क्लास समझ में आया होगा और यदि आपके कम समझ में आया है यह क्लास तो दोबारा सुनिए, फिर नहीं समझ में आया तो तिबारा सुनिए। मेरी गारंटी है कि यदि आप 3 बार इस क्लास को सुनेंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अच्छी तरह से समझ जाएंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम लोग पुनः मिलेंगे और फिर से एक नए सेंटेंस में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे और बात करेंगे। इसी तरह से अपने इंग्लिश के ज्ञान को बढ़ाते रहिए, इंग्लिश के ज्ञान को अपडेट करते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।